म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स के अंदर मैं एज अ गेस्ट परफॉर्मर होता था, यानी कि बच्चों के साथ वो मुझे कहते थे आपको कम्पीट नहीं करवाना हमने। ए लेवल्स में जब गया मेरी दुनिया और चेंज हो गई, वहाँ पर बाकायदा म्यूजिक रूम मिल गया। मैं भी जिक्र कर रहा था हसन साहब के साथ, लड़कों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, ओ मौलवी किधर आ गया है, जन्नत में जाएगा, तुझे नहीं पता म्यूजिक हराम है। लेकिन मेरे साथ वो जो मोमेंट था कि ज़िंदगी हमेशा के लिए मेरी बदल गई थी। तो वालिद साहब आ रहे थे, तो निकल रहे थे बाहर कहीं जा रहे होंगे, तो उन्होंने चाबी उतारी अपनी गाड़ी की और बाहर की तरफ जाते जाते मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा बाबा, वो गुजर रहे हैं, रुके भी नहीं वो, मैंने कहा बाबा म्यूज़िक हराम है? तो जाते जाते कह गए हाँ हाँ इसमें तो कोई शक नहीं, हराम है, चले गए। मैं ऊपर कमरे के अंदर गया, मैंने कुंडी लगाई दरवाजे की और मैं सोच में बैठ गया, यार मैं हराम काम कर रहा था इतने देर से। मैंने कुरान मजीद ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मैंने कहा नाजराना अलिफ बाता कुछ भी नहीं। हाँ, जब मैं 18 साल का था, आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड। बाज़ लोग शायद इस तरह की बातें शेयर नहीं करते, इंसल्ट फील करते हैं, मैं तो बल्कि ज़रूर बताया करता हूँ कि आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड के जब मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अलिफ बा ता सा पढ़ी थी। तो मैंने घर शिफ्ट किया, इधर कुछ अलमारियों में ना ऊपर कबर्ड्स में चीज़ें पड़ी हैं। मैंने वो मेरा क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में कमरा था फ्लोर पे, मैंने देखना शुरू की तो मुझे मिल गया। तो मैं टेरेस में देखता रहता था लेट के, कभी ड्रेसिंग के ऊपर मेरा वो कुरान मजीद मुसहफ पड़ा होता था, कभी उसको देखता था, कभी बाहर में सोचता था कभी ज़िंदगी में शायद एक वक्त आए कि मैं किताब कहीं से भी खोलूँ और पढ़ूँ और मुझे समझ में आए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अरबी वल अजम अल मबऊस इला काफ़तिल उमम बिजवामिल कलिम व मजामिल हिकम नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ालू या सालिह कद कुन्ता फ़ीना मरजूअन क़ब्ल हाज़ा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इट्स अ वेरी नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस कि 16 साल बाद मैं वापस बीकन हाउस में खड़ा हूँ। एक जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है किसी भी पर्सनैलिटी का, अनडाउटेडली कहा तो जाता है कि वी शुड नॉट बी जजमेंटल, लेकिन वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी डू हैव ब्रेन्स एंड वी डू जज पीपल। तो पहला इंप्रेशन यही होता है कि सर पे टोपी है, दाढ़ी है, किसी ने अगर गौर किया हो तो पौंचे भी टखनों से ऊंचे थे, मौलवी घराना होगा, रिलीजियस लोग होंगे। लेकिन टाइटल आदिल ने जो आपसे शेयर किया था, अगर आपने उसको पढ़ा होगा, क्या था जी टाइटल? मोनोलॉग नहीं चाहता मैं कि मैं बोलूं और बातें करके चला जाऊं, थोड़ी सी इंटरेक्शन रहेगी, मेरा भी दिल लगा रहेगा जी। हाँ जी, फ्रॉम अ पियानिस्ट टू अ कुरानिस्ट। बड़ी एक वियर्ड सा भी लगा होगा स्टेटमेंट कुछ लोगों को। पियानिस्ट तो सब जानते हैं जी, द पर्सन हु प्लेज पियानो, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि आई वॉज अ म्यूजिशियन। मेरी स्कूलिंग जो है वो बीकन हाउस की है थ्रू आउट। 3 साल का था मैं, घर से अभी भी मजाक किया करता हूँ पेरेंट्स से, बेगम से, कि छोटा सा था, घर वालों ने पढ़ने डाल दिया तो अभी तक पढ़ रहे हैं। 3 साल का था प्री नर्सरी में, 3 साल तो प्री स्कूलिंग के चले गए, फिर 8th तक, फिर उसके बाद ओ लेवल्स के 3 साल, फिर ए लेवल्स के 2 साल। तो आप में से कोई हैं जो फॉर्मर बीकनाइट हैं, शुरू से ही हैं कुछ लोग, तो जो नहीं हैं मोस्ट ऑफ यू, आप यहाँ पर जो भी प्रोग्राम में हैं, HND कर रहे हैं या बैचलर्स कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सपीरियंस है जो आप लेंगे 2 साल या 4 साल का। मैंने 16 साल वो ज़िंदगी गुजारी है, तो आप 2 साल बाद या 4 साल बाद उसको मिस करेंगे। और अगर कभी आपको मौका मिला तो आप अंदाज़ा शायद कर सकें कि जिसने 16 साल कहीं गुजारे हों और फिर उसको वापस मौका मिले तो वो क्या एक्सपीरियंस होती है। ये तो बहरहाल मेरे कुछ एहसासात थे जो मैंने आपके सामने रखे। अब आते हैं जी हमारी कुछ गुफ्तगू की तरफ। कुछ बातें मैंने आपसे करनी है। एज अ सेड, मैं सिर्फ मोनोलॉग नहीं चाहता, मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा और एट दी एंड इंशाल्लाह मैं आपको भी मौका दूंगा कि आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें, कोई क्वेरी अपनी रखना चाहें, तो इंशाल्लाह ताला जिस हद तक हो सका मैं उसको कंसिडर करने की कोशिश करूँगा। तो एज ए सेड के आम तौर पे जो पहले इंप्रेशन होता है वो ये है कि जी कि इसी तरह से होंगे। अभी सर हसन से साथ बैठा था तो उन्होंने यही क्वेश्चन किया कि कुछ तो बताएं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, कैसे इतनी ड्रास्टिक चेंज एकदम से आ गई। तो चेंजेस याद रखिएगा एकदम से नहीं होती। मैंने उनको कहा जी लंबी बातों में इंशाल्लाह अपने इस टॉक में कर सकूँगा। तो स्टोरी कुछ यूँ शुरू होती है कि व्हेन आई वाज इन क्लास ऑलमोस्ट 7, तो हमने अपना घर शिफ्ट किया। यूँ कह लें कि मेरी एज 14 एंड हाफ थी।
एंड टिल दिस एज आप में से बहुत सारे खुशनसीब होंगे जिन्होंने बचपन में कभी ना कभी नूरानी कायदा कुछ पढ़ा होगा, कोई नाजरा कुरान मजीद पढ़ा होगा, या कुछ सूरतें भी याद की होंगी कईयों ने। तो जो बॉयज़ हैं उनमें से कोई नमाजी ना भी हो, मेरा ख्याल जुमे की तो कोई है जो जुमा भी ना पढ़ता हो। 100% रिलेट आप शायद नहीं कर सकेंगे मेरे साथ, क्योंकि मेरी फैमिली में आज तक कॉन्सेप्ट नहीं है जुमा पढ़ने का। तो मैंने ये सारा कुछ बहुत बाद में सीखा। तो हमने अपना घर शिफ्ट किया, इधर कनाल रोड पर आए, और म्यूज़िक मेरी लाइफ में इस तरह से आया कि हमारे वाले साहब को कुछ शौक़ था इंस्ट्रूमेंट्स का, लेकिन वो बिजनेसमैन हैं तो उस तरह से एंगेज नहीं होते थे इन चीज़ों के अंदर, लेकिन शौक़ की हद तक घर में चीज़ें होती थी। तो हमारा एक दफ़ा एक कंट्रोल शेड पे एक वर्कर था, उसको फ्लूट बजाने का शौक़ था और गरीब बहुत था, तो फ्लूट उसके पास ख़रीदने के पैसे नहीं थे। तो उसने कोई पुरानी पाइप सी लेके तो उसी में सुराख करके किसी तरह उसने उसी के अंदर उसी से फ्लूट बना ली। वाली साहब एक दफ़ा गए शेड पर अपने, तो उन्होंने आवाज़ सुनी, उन्होंने कहा जी कौन था? उन्होंने कहा जी फलाना बंदा था। उन्होंने क्या क्या सुना रहे थे? सुनाओ। तो देखा फ्लूट वो पाइप की बनाई हुई है। उनका छोड़, मैं तुम्हें अच्छी वाली ला कर दूंगा। तो वाली साहब लेकर आए, कितनी? 2, एक उसको दी और एक घर ले आए। जब घर ले आए तो पड़ी थी, वाले साहब ने 2-3 चीज़ें सीखी हुई थी, वो बजा लिया करते थे। कभी मूवी देख रहा था जी एक दफ़ा, आप तो शायद नेक लोग हैं, कम देखते होंगे, बल्कि सीजन्स का दौर है अब। तो हमारे टाइम पे इंटरनेट भी इस तरह से नहीं था, तो टीवी पर ही मूवियाँ देखते थे, या बड़ा मुशक्क़त होती थी, डीवीडी लेने जाना पड़ता था मार्केट तक, लैपटॉप में डाल के या डीवीडी प्लेयर में, वो देख लिया करते थे। मूवी देख रहा था जी, जो कई दफ़ा देखी थी पहले भी, लेकिन अच्छी लगती थी तो फिर से देख रहा था। मूवी का नाम है जी टाइटैनिक। तो टाइटैनिक का एक लव थीम है, उसका जो गाना एवरी नाइट इन माई ड्रीम्स आई सी यू आई फील यू, तो उसकी जो लव थीम है वो फ्लूट के ऊपर प्ले हुई है। तो जैसे ही मैंने सुना तो फ़ौरन मेरे दिमाग ने कहा कि यार फ्लूट पड़ी है, कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली मुझे तो उसको पकड़ना भी नहीं आता था, तो जब आपको कुछ नहीं आता तो आप फ़ौरन जाते हैं उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं। मैंने सर्च किया कि हाउ टू प्ले टाइटैनिक लव थीम ऑन फ्लूट। तो जैसे गूगल का पेज खुला, और इस तरह से रूटर्स नहीं होते थे तब, होते भी थे तो बहुत वीक DSLs होते थे, उस तरह से नेट नहीं था हमारे घर। वो पेरेंट्स का फ़ोन लेके उस पर इंटरनेट करवा कर पैकेज, तो फिर कनेक्ट करता था लैपटॉप से। अच्छा, मैंने सर्च किया, गूगल का पेज खुला, उस पर लेटर्स लिखे हुए हैं CCCDEFCCBA। अब समझ नहीं आ रही कि मैंने इससे पूछा है कि हाउ टू प्ले टाइटैनिक लव थीम सॉन्ग। अच्छा, मैंने कहा शायद गलत पेज खुल गया होगा, मैंने बैक किया, दूसरा खुला, 5 मिनट लोडिंग होती रही, अगला खुला, वो भी यही बता रहा है। अब मैं कंफ्यूज हो गया, मैं तो फ्लूट पर एक सॉन्ग प्ले करना चाह रहा हूँ और खुल कुछ और रहा है। यहां से मुझे क्लिक हुआ, ये टर्निंग पॉइंट था एक, कि हमारे घर अभी नया शिफ्ट किया है, तो मुझे याद आया कि एक फलानी कबर्ड के अंदर एक कीबोर्ड पड़ा हुआ है। कीबोर्ड वो कंप्यूटर वाला नहीं, पियानो जो इलेक्ट्रिक, अगर आपके है म्यूजिक रूम वगैरह तो वहां पर पड़ा हुआ होगा। जो पियानो पड़ा हुआ था उसकी कीज के ऊपर लेटर्स लिखे हुए हैं, वो बचपन में मैंने देखे हुए थे, मुझे फौरन क्लिक हुआ। पियानो निकाला, उसको चार्जर उसका लगाया, अडॉप्टर लगाया, जब वो ऑन हुआ तो फिर मैंने वही लेटर्स जो सीक्वेंस में थे गूगल के पेज पर वो प्ले किए, तो वो सॉन्ग प्ले हो गया कि जो मैंने प्ले करना था, टाइटैनिक का लव थीम। ये स्टार्टिंग पॉइंट था जी। मैंने पियानो बजाना शुरू कर दिया, बजाते रहते थे। थोड़ी देर से बाद तो चला नोट्स नहीं होती, कॉर्ड्स भी होती हैं, कॉर्ड्स के साथ प्ले करना शुरू कर दिया। फिर थोड़ा सा टाइम गुजरा, मुख्तलिफ म्यूजिक जनराज का पता चला, ब्लूज़, पॉप, जैज़, ठुमरियों और कवालियों से लेके जैज़ तक, ब्लूज़ तक, सब कुछ सुना भी है, प्ले भी किया है। तो सुबह शाम इसी में गुजरने लग गया म्यूजिक के अंदर। जब लाइट चले जाती थी तो मुझे आज भी याद है, फ्लूट पकड़ लेता था। लाइट जाती है वैसी ही, शाम रात को खामोशी हो जाती है, उसका शोर घर से बाहर भी जाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चलना शुरू हो गया, और रूटीन मेरी आहिस्ता आहिस्ता ये बन गई कि जैसे स्कूल से वापस आता था तो मैं प्ले करना शुरू कर देता था। मैंने एक दफ़ा एक ब्लॉग पढ़ा, अब व्लॉग्स का दौर है, तब मैं ज़रा पुराना बंदा हूँ, ब्लॉग्स होते थे। तो एक ब्लॉग मैंने पढ़ा, टू बिकम अ परफेक्ट पियानिस्ट इट टेक्स 7 years ऑफ प्रैक्टिस। तो 7 साल प्रैक्टिस करके आपको एक अच्छा मकाम मिल जाता है इस फील्ड के अंदर। मैंने कैलकुलेशन की, मैंने कहा अगर मैं डबल प्रैक्टिस करूं, यानी डबल टाइम दूं, दिन के 6 घंटे की बजाय 12 घंटे दूं, तो आई कैन कट डाउन दैट टाइम, 4 साल में हो जाएगा। फिर कुछ मास्टर पीसीस थे, बीथोवन और इस तरह के कुछ पियानिस्ट हैं, अगर आपने इंटरेस्ट होगा तो आपको पता होगा इन म्यूजिशियंस का। तो उनके थीम्स जो है वो प्ले करना आसान नहीं होता। बीथोवन का तारुफ है आप में से किसी को?
बीथोवन मेरा रोल मॉडल होता था किसी दौर में। ये आजकल आप जितने भी बॉलीवुड और हॉलीवुड के गाने सुनते हैं या कोई ट्यून सुनते हैं, वो सारी की सारी कॉपीड है असल में बीथोवन की क्या कह लें कि उसके जो थीम्स हैं उनसे। तो और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ही वॉज डेफ। बीथोवन दुनिया का सबसे बड़ा पियानिस्ट शुमार होता है, म्यूजिशियन, बट वो सुन नहीं सकता था, ही वॉज डेफ। 19-20 साल की उम्र थी, उसको बुखार हुआ, समाध उसकी सारी चली गई। तो मैं तो उसको समझता था, गॉडफादर फिगर समझता था उसको। और हमारे लोकल्स में नुसरत फतेह अली खान है और इस तरह से एक लंबी लिस्ट थी। तो बहरहाल मैं इनको आइडलाइज करता था, बजाता था, प्ले करता था। रूटीन मेरी इस तरह से बन गई कि आपने अगर अच्छा म्यूजिक प्ले करना है तो अच्छा म्यूजिक सुनना भी पड़ेगा, दैट्स अ प्रीरेक्विजिट। तो कुछ टाइम सुनने में गुजरता था, सुनने के बाद उसको याद करते थे, और याद करने के बाद स्कूल से जैसी वापसी होती थी तो मैं खाना खा के अपना कीबोर्ड लेके बैठ जाता था। उसके बाद शाम तक चलता था, कुछ टाइम स्टडी और होमवर्क का होता है, और उसके बाद फिर रात तक मैं उसको प्ले करता था। पियानो प्ले करने के लिए आपकी एक पोस्चर होना जरूरी है। आप यहाँ पर कीबोर्ड है तभी अच्छा प्ले नहीं कर सकते, यहाँ पर है तभी अच्छा प्ले नहीं कर सकते। वो 90 डिग्री एंगल होना चाहिए आपके आर्म्स के साथ, ठीक है। तो बाकायदा उस पोस्चर में जब आप बैठे रहेंगे 6 घंटे, अगरचे एक्सरसाइज भी बहुत होती थी उस वक्त, घर में जिम बना हुआ था, उसके बावजूद मेरी बैक में दर्द होना शुरू हो गई। अब 6-6, 8-8 घंटे, पहले 2-3 घंटे पढ़ भी रहे हैं, फिर 6 घंटे बैठ के जब प्ले भी कर रहे हैं तो मेरे दर्द होती थी। जब मेरे दर्द होना शुरू हो जाती थी, मैं रुकता नहीं था, मैं बेड की साइड के ऊपर कीबोर्ड रख देता था और उसके बाद एक हाथ से प्रैक्टिस करता रहता था, क्योंकि पता यह था कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इसको मास्टर कर सकते हैं। तो इस कदर जुनूनी था म्यूजिक को लेके मैं। उसके बाद फिर फास्ट फॉरवर्ड हमारे 8th क्लास में, 9th क्लास में वो लेवल स्टार्ट हो गया। इवेंट्स होते थे मुख्तलिफ, उनके अंदर लाजमन पार्टिसिपेशन होती थी। म्यूजिक कंपटीशंस के अंदर मैं एज अ गेस्ट परफॉर्मर होता था, यानी कि बच्चों के साथ वो मुझे कहते थे आपको कंपीट नहीं करवाना हमने। ए लेवल्स में जब गया मेरी दुनिया और चेंज हो गई। वहाँ पर बाकायदा म्यूजिक रूम मिल गया। मैं अभी जिक्र कर रहा था हसन साहब के साथ, सर इंतजार लेजरस होते थे, वो जिक्र कर रहे, इधर भी आते हैं वो। उनके साथ एक टीम बन गई, बैंड पूरा बन गया और लड़के आ गए। म्यूजिक रूम का फिर माहौल एक होता है बाकायदा, तो कभी मैम सबाहत में भी आ जाना, बाकी भी लोग आ जाते थे, गर्ल्स भी आ जाती थी, जैमिंग होती थी। मुझे आज भी याद है A1 के अंदर, AS कहते थे हमारे टाइम पे, तो A लेवल्स का जो फर्स्ट ईयर था, वेलकम पार्टी होती है। पार्टी देता कौन है? सीनियर्स या जूनियर्स? जूनियर किसने कहा है? सीनियर्स पार्टी देते हैं। वेलकम किसको किया जा रहा है? जूनियर्स को वेलकम किया जा रहा है। तो वेलकम करने के लिए जो ऑर्गेनाइज करती है टीम सारी उसको, इवेंट को, वो सीनियर्स होते हैं। लेकिन मैं जूनियर होने के बावजूद उन सीनियर्स के साथ ऑर्गेनाइज कर रहा था, क्योंकि वो जो म्यूजिकल इवेंट था उसको सारा देखना था। पियानो मेरे हाथ में था, मैंने कब्जा कर लिया उस पर जाके। वो उस टाइम पर वो 4-5 लाख का कीबोर्ड मुझे मिल गया बीकन हाउस के खर्चे के ऊपर। तो उनके साथ मुझे याद है कि मैंने अपने बैच फेलोज को वेलकम पार्टी में वेलकम किया है। तो इस तरह से फिर उसके बाद वो एक फील होती है, एक लाइफ है। आप में से कुछ उसको अभी लिव कर रहे हैं कि कुछ का शौक होगा, कुछ का एम्बिशन होगा, ख्वाहिश भी होगी कि जब आप स्टेज के ऊपर होते हैं और 500-600 का क्राउड है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, चीयर कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, तो सम ऑफ यू उसको देखते हैं कि इट्स अ लाइफ टू लिव। तो मैंने तो बहुत जल्दी वो चीज़ें जो देख ली जिंदगी के अंदर, तो वो शौक खत्म हो गया जल्दी। एक इवेंट है हमारे बाइलेक के नाम से और MUN के नाम से इवेंट्स होते थे उस दौर में हमारे कैंपस में, अब भी वो होते हैं MUN। उसमें वो डेज एंड नाइट्स का इवेंट होता है, उसमें कंसर्ट भी होता है। तो एक इवेंट था जिसकी तैयारी मैं 5-6 साल से कर रहा था, इसी के MUN की। उसके अंदर एक, आप यूँ कह लें कि परफॉर्मेंस थी मेरी। परफॉर्मेंस मेरी क्या थी कि मैंने पियानो भी बजाना था उसी परफॉर्मेंस में, और मैंने वायलिन भी प्ले करना था। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट्स भी बता दूं मैं कौन कौन से प्ले करता था। मेरा रूम जो है वो, अब वो मेरी स्टडी बन चुका है, उस वक्त वो मेरा म्यूजिक रूम था। और मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से थे? मेरे पास 3 बांसुरियों का सेट होता था, एक मेरे पास अपना कीबोर्ड होता था, पियानो, इलेक्ट्रिकल पियानो जिसे आप कहते हैं। उसके बाद एक मेरे पास वायलिन होता था, वो भी स्टोर में पड़ा हुआ है। एक क्लासिकल गिटार होता है। कोई आप में से म्यूजिशियन है? क्या प्ले करते हैं? वेरी गुड। खाली नहीं होता, या अकूस्टिक होगा या अकूस्टिक गिटार है। मेरे पास क्लासिकल गिटार था, नायलॉन स्ट्रिंग्स वाला, वो हाथ से बज जाता है, तो मुझे उसका शौक था। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स मेरे पास कमरे के अंदर होते थे। हो नहीं सकता था मेरे कमरे के बाहर से आप गुजरे कोई तो और उसको पता ना चले कि अंदर कुछ हो रहा है। तो बहरहाल अब वो इवेंट था जिसकी मैं तैयारी कर रहा था।
उसके अंदर मैंने पूरा प्लान किया हुआ था, ये थीम होगा, शुरू में पियानो होगा, साथ ही फिर बीच में वायलिन रखा होगा, वो पकड़ के शुरू हो जाएंगे एंड सो। वायलिन बाकायदा मुझे वाले साहब ने गिफ्ट किया कि ये भी सीखो, तो वो भी सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि म्यूजिक को एज अ लैंग्वेज स्टडी किया हो जिस बंदे ने, वो फिर कुछ भी प्ले कर सकता है। अच्छा जी, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हुआ इस तरह से जी के मेरे कज़न सऊदीया से आए, ऑब्वियसली पाकिस्तानी हैं, इधर ही अब रहते हैं, 10 साल फैसलाबाद रहे, अब लाहौर शिफ्ट हो गए हैं बैरिया में। मैंने बताया मैंने ज़िंदगी में कभी मस्जिद देखी नहीं थी इधर शिफ्ट होके घर में पैराडाइज में, 14 साल की उम्र तक, 15 का भी हो गया था बल्कि। वो आए हुए थे, अब ये वो लाइफ में जो सर आपने पूछा कि वो चेंज कैसे आई, वो पॉइंट कैसे था टर्निंग। कज़न आए हुए तो रूटीन में आते रहते थे, चक्कर लगाते रहते थे इधर फैसलाबाद में क्योंकि रहते थे वो। एक दिन आए वो, वन फाइन इवनिंग, गपशप होती रही, बातें होती रहीं, शाम का रात का वक्त आया तो उन्होंने कहा अफजल मैंने नमाज पढ़ने मस्जिद जाना है, मस्जिद किधर है? मुझे क्या पता मस्जिद किधर है। मे साउंड एग्जैजरेटिंग, लेकिन हकीकत यही थी, कभी गए नहीं जो। हाँ आइडिया होता है ऑब्वियसली, आपको अजान की बात सुनती है तो इस डायरेक्शन में होगी। मैंने कहा हसान भाई आए दोनों चलते हैं। मैंने कहा चलूंगा, कहीं रास्ते में आई जाएगी बता दूंगा, अब क्या इस तरह से मैं बताऊं कहाँ पर है। मैंने हुलिया बड़ा अजीब सा होता था, शॉर्ट्स पहनी हुई थी, ऑरेंज कलर की एक टी शर्ट पहनी हुई थी, ना मुझे वुजू का नमाज का नहीं पता था, वुजू का क्या पता होना। चल पड़े, चलते 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 आगे चल के इतना आगे चले गए, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, कोई कुछ चीज़ नहीं है, अंधेरा है। मैंने कहा अब क्या मस्जिद कहाँ है। मैं सोच ही रहा था दिल में कि चलो यार इंसल्ट तो होगी थोड़ी सी, लेकिन अब रात को इनको घुमाते तो नहीं रहना यहाँ पे, उनकी भी नमाज जा रही होगी। मैं कहने ही लगा था, द मोमेंट आई वॉज टू से कि मुझे नहीं पता, हिम्मत पूरी जुटा ली कि कहना है आपके सामने मुझे नहीं पता मस्जिद किधर है। मेरे मुंह से अल्फाज निकलते इससे पहले उन्होंने कह दिया अच्छा ये मस्जिद। मैं कहा किधर? जी जी। और मैं ढूंढ रहा हूँ मीनार, कुछ नजर आए, अंधेरे में नहीं नजर आ रहा। फिर थोड़ा सा आगे गए, मैं घर समझ रहा था, वो उसके साथ मस्जिद थी। चले जी मस्जिद पहुंच गए, आगे चले, नमाज हो रही है, लोग पढ़ रहे थे नमाज, हसान भाई ने आके ज्वाइन कर ली नमाज। मैं पीछे बैठ गया, मैं देखता रहा, नमाज हो रही है, उन्होंने सलाम फेरा, फिर खड़े हो गए, फिर सलाम फेरा, फिर थोड़ी बार हसान भाई ने मुझे पीछे देख के इशारा किया कि आओ खड़े हो साथ, मैं भी साथ खड़ा हो गया। अब मैं सोचूं यार कौन सी नमाज है, खत्म ही नहीं हो रही। बाद में पता चला तरावियाँ कहते हैं इनको, रमज़ान के अंदर मुसलमान तरावियाँ पढ़ते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था मस्जिद के अंदर, और मेंटल कैलिबर इतना लो था। मैं चीज़ें ऑब्जर्व क्या कर रहा हूँ, यार ये कैसी जगह, खुशबू आ रही है यहाँ से, कारपेटेड है सारी। अच्छा, ना मेरा वो वुजू था, ऐसे ही गंदा मंदा था, चला गया ये। लेकिन मेरा पहला एक्सपीरियंस था कहाँ पर? मस्जिद में। उसके बाद मैंने ये थोड़ी सी हिम्मत की कि जुमे की नमाज, हाँ आपको एक्सपीरियंस सुनाता हूँ छोटा सा। उर्दू की क्लास हो रही थी, क्लास ओ लेवल्स की बात है ये। तो उर्दू की क्लास के अंदर, उर्दू की थी कि पता नहीं सॉरी, हाँ गालिबन उर्दू या इस्लामिक स्टडीज़ की होगी। वो हमारी एक ही टीचर, उन्होंने 3 साल पढ़ाया है, 1 साल उर्दू पढ़ाई है और 2 साल उन्होंने फिर इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाई है, इसलिए मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, वो लेसन एग्जैक्टली कौन सा था, टीचर मुझे याद है। तो मैम ने ऐसी स्टूडेंट्स से कभी गपशप भी होती है टीचर्स की क्लास में, तो उन्होंने मेरे से पूछा, पूरी क्लास में बैठा था, मैं बैठा था जैसे दरवाजे के साथ बिल्कुल कॉर्नर वाली जो सीट है यहाँ पर बैठा था मैं। तो मैम ने पूछा भी क्लास में आप में कितने बच्चे हैं जो 5 नमाजें पढ़ते हैं? ऐसे ही 2-4 बच्चों ने हाथ खड़े किए, 30 की क्लास थी ऑलमोस्ट। मैम ने कहा अच्छा चलें भी कौन है जो 4 नमाजें पढ़ते हैं? काफ़ी बच्चों ने हाथ खड़े किए। फिर मैम कम करती गई 3, और हर दफ़ा मैम मुझे देखती थी, मेरा हाथ नहीं खड़ा हो रहा। फिर कौन है जो 3 पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, कौन है जो कम से कम 1 पढ़ता है? सब ने कहा जी जुमा तो हम सारे ही पढ़ते हैं। मैम फिर मुझे देखा, मैं जुमे पे अपनी हाथ खड़ा। तो क्योंकि एकेडमिकली स्ट्रांग था तो टीचर्स की और बड़ों की मेहनत ही थी। तो मैंने मुझे आज तक वो अल्फाज याद हैं। मैम ने कहा कि अफजल इतने अच्छे बच्चे हो, नमाज भी पढ़ लिया करो तो क्या जाता है। लेकिन मैं भी पक्का था कि मुझे पता ही नहीं है क्यों पढ़ूं, आई हैड नो रीज़न। तो पीयर प्रेशर तो उस वक्त फील हो रहा था कि क्लास से निकल के भाग जाऊं, मैम बार बार देख रही हैं। लेकिन झूठ नहीं बोला, हम तो बड़े होते थे, कुछ वो हमारा खून भी इस तरह का, बरादरी के ढीठ लोग होते हैं हम पठान लोग। तो पेपर में भी मुझे याद है, ज़िंदगी में कभी जिद के अंदर चीटिंग नहीं की है। मॉरल वैल्यूज़ नहीं थी कि मैं कहूँ जी मैं तो नेक बड़ा था इसलिए चीटिंग नहीं की थी। जिद इतनी होती थी कि नहीं आता नहीं आता तो नहीं आता, काट ले टीचर नंबर, जो आता है मैं लिख दूंगा। ना किसी को कभी बताया, ना किसी से कभी पूछा। तो इस तरह की तबीयत होती थी। बहरहाल मैंने कहा जी नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़ते, मैं क्यों झूठ बोलूँ। अच्छा, अब फास्ट फॉरवर्ड कज़न आए, उसके बाद जो उन्होंने पहली दफ़ा मुझे मस्जिद का रास्ता दिखा दिया, फिर मुझे पता चला यार जुमे में तो देखे ना क्या होता है। अब मैंने
मेरे पास कोई बंदा नहीं जिससे मैं पूछ सकूं कि भाई जुम्मे की जमात कैसे पढ़ते हैं, वुजू कैसे होता है। आपको मैं एक दो लतीफ़े भी अभी सुनाऊंगा मेरी ज़िंदगी के, बड़े प्रैक्टिकल, आप हैरान होंगे कैसे भी होता है। मेरे पास कोई बंदा नहीं है कि मैं पूछ सकूं कि जुम्मे का खुतबा क्या होता है और जमात कब होती है और कितने बजे जाना होता है। और मुझे भी नहीं पता था, मस्जिद में गौर से देख लेता तो टाइम टेबल लगा होता है बाकायदा। मैंने किससे पूछा? घर में अम्मी से। मैंने कहा जी जुम्मे की नमाज कितने बजे होती है? पता नहीं अम्मा को भी क्या सूझी, उन्होंने कह दिया 1 बजे। मैं 1 बजे से ज़रा 5 मिनट पहले जाके बैठ गया, कोई भी नहीं मस्जिद के अंदर। 5 मिनट गुजरे, इमाम साहब आए, बैठे, उन्होंने अपना खुतबा शुरू किया उर्दू के अंदर ऑब्वियसली। उसके बाद फिर वो अरबी खुतबा हुआ। उसके मैं देखता रहा गौर से क्या कर रहे हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे इनकी सारी नमाज होती है। वो सुन्नतें भी बाद में पढ़ रहे थे, मैं देखता रहा क्या कर रहे हैं उनके पीछे बैठ के कोने में। मैंने रूटीन बना ली जुम्मे की। हाँ, फिर कभी कभी आसान भाई मिलने आते थे, फिर उनके साथ फिर मस्जिद चले जाना इसी तरह से। तो इस तरह से ज़िंदगी में चलता रहा। इधर से ये चीज़ें बढ़ती गई, उधर से मैं अपनी म्यूज़िक के अंदर भी आगे बढ़ता रहा। दुआ मेरी होती थी कि अल्लाह वक्त का, ज़माने का सबसे अच्छा म्यूजिशियन मुझे बना। मुझे आज भी याद है, सजदे में भी दुआ ये की हुई है। तो ये सारा कुछ होता रहा। अब दोनों चीज़ें जब बढ़ती गई, अब मुझे वो 5-6 साल से इंतज़ार था MUN के अंदर उस इवेंट का कि बड़ा क्राउड होना था। यही चाहते ना, कोई भी आर्टिस्ट यही चाहता है। आर्टिस्ट भी मैं वैसे था, स्केचिंग किया करते थे, म्यूज़िक की फील्ड में भी थे, बहुत कुछ होता था। बहरहाल अब मुझे उस इवेंट का इंतज़ार था, लेकिन मेरे साथ वो जो मोमेंट था कि ज़िंदगी हमेशा के लिए मेरी बदल गई, वो मैं आपसे अब शेयर करने लगा हूँ। सो तो नहीं रहा जी कोई? मोमेंट ये था जी कि यही ऑलमोस्ट जनवरी के या फरवरी के शुरू के दिन थे, या जनवरी का एंड था या फरवरी का स्टार्ट था। और थोड़ी थोड़ी बारिशें जिस तरह आजकल हो रही होती हैं, तब ज़रा ज़्यादा हुआ करती थी। तो मैं म्यूज़िक रूम के अंदर बैठा था और मैं कीबोर्ड, एक नया नया गाना आया था उन दिनों आतिफ का, काश वो पल पैदा ही ना हो कि जिसमें नज़र तू ना आए। सुना हुआ किसी ने? मैं ही गुनाहगार हूँ, ठीक है। तो उसकी एक मेलोडी बना के मैं प्ले कर रहा था पियानो के ऊपर, जस्ट फॉर टाइम पास। तो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। अब जब मैं मेलोडी प्ले कर रहा हूँ, सिनेरियो ये है कि मैं म्यूजिक रूम के अंदर हूँ और कीबोर्ड की जो डायरेक्शन है मेरी, वो मुझे दरवाजे से बाहर नजर आ रहा है और म्यूजिक रूम के अंदर कोई भी नहीं है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, लड़के जिस तरह से होता है आपकी उम्र में शरारतें सब कुछ है, तो रूम के बाहर खड़े हैं, वो मजाक कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं एक दूसरे को, और जो होती हैं लड़कों की हरकतें। तो मैं बजा रहा हूँ और मैं बाहर देख रहा हूँ और लड़के अपना मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मेरी नज़र बाहर की तरफ ही थी। सडनली हुआ क्या, हमारे बैच में एक लड़का था जिसको सारे मौलवी कहते थे बचपन से ही। उसका असल नाम वैसे अहमद था उसकी, क्योंकि उस दौर में बीकाना हाउस में एज अ स्टूडेंट उसकी उस वक्त दाढ़ी होती थी। बाद में उसने वैसे कटा ली थी अपनी फॉर सम रीजंस, लेकिन उस वक्त उसकी होती थी। उसका बाद में मुझे पता चला था कि नाम अहमद है। तो उसको उस दिन कोई सूझी बात, पता नहीं अल्लाह की तरफ से, उसने, वो कभी उस कोने में आया नहीं था जिस कोने में हमारे कैंपस के म्यूजिक रूम होता था। उसको सूझी कि मैं देखूं तो सही करते क्या लड़के अंदर, आज भी बाहर, वो बाहर निकल के लड़के क्योंकि शुगल कर रहे थे। वो आया और उसने ऐसे दरवाजे के अंदर झांक के देखा, तो मैं क्योंकि ऑलरेडी बाहर ही देख रहा था, तो उसकी आई कांटेक्ट मेरे साथ हुआ। फौरन देख के वो पीछे को हो गया, मुझे पता तो चल गया ये है सामने खड़ा। लड़कों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, ओ मौलवी किधर आ गया है, जन्नत में जाएगा, तुझे नहीं पता म्यूजिक हराम है। उन लड़कों को छेड़ना शुरू कर दिया, वो बेचारा चले गया वहां से। तो वो अल्फाज मेरे कानों में जो है वो स्टिक कर गए, क्योंकि अब वो जुमा भी पढ़ रहा था रेगुलर, तो कुछ टर्म्स इस्लामिक पता ही होती थी। पैसे तो ओ लेवल्स में पेपर दिए हुए हैं इस्लामिक स्टडीज़ के भी, स्टेटेज भी अल्हम्दुलिल्लाह आते रहे, लेकिन वो सिर्फ पास करने के लिए आप पढ़ते हैं। तो मैंने भी पढ़ा, तो वो टर्म्स हलाल हराम सुन्नत, अल्लाह के नबी की सीरत अक्सर वो बयान किया करते थे मुफ्ती साहब हमारे, जो महल्ले के इमाम मस्जिद थे। तो वो टर्म्स पता थी। जब हराम का लफ्ज़ सुना तो मुझे फ़ौरन खटका, मगर इसका ना मतलब होता है जो काम नहीं करने के। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको जिक्र किया अभी शुरू में कि तबीयत के अंदर वो था, एक वो एक्सट्रीमिज़म था किसी हद तक शुरू में, तो वो चीज़ दिमाग में मेरे फंस गई। मैं शाम को घर आया, शाम को क्या स्कूल से घर आया, शाम हो गई। मोमेंट मुझे याद है कि मैं टीवी लॉन्च के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा हूँ और साथ जैसे ये आपकी लगी हुई स्क्रीन, इसी तरह वो LCD लगी हुई है और साथ ही उसके वो होता नहीं है कीज़ हैंग करने के लिए, जो क्या कहेंगे इसको, की होल्डर कह लें आप, तो चाबियाँ लगी होती थी। तो वालिद साहब आ रहे थे, तो निकल रहे थे बाहर कहीं जा रहे होंगे, तो उन्होंने चाबी उतारी अपनी गाड़ी की और बाहर की तरफ जाते जाते मैंने उनसे पूछा कि, मैंने कहा बाबा, वो गुजर रहे हैं, रुके भी नहीं वो, मैंने कहा बाबा म्यूज़िक हराम है? तो जाते जाते कह गए हाँ इसमें तो कोई शक नहीं, हराम है, चले गए। मैं ऊपर कमरे के अंदर गया, मैंने कुंडी लगाई दरवाजे की
और मैं सोच में बैठ गया, मैं यार मैं हराम काम कर रहा था इतने अरसे से। अच्छा, सोचना शुरू किया, सोचते 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 सर के ऊपर मुश्किल से हफ्ता रह गया, एमयूएन का इवेंट है। अब मैं तबीयत खराब हो गई मेरी, इतना सोचा कि सोच सोच के मुझे बुखार होना शुरू हो गया। और वो जो टर्निंग पॉइंट था सर, वो ये था कि मैंने अपने दिल के अंदर ये कहा कि आई नीड अ ब्रेक। आप गिटार बजाते हैं, आपको पता होगा कि गिटार को अगर आपने प्ले नहीं करना और आप उसको कुछ देर के लिए छोड़ दें, 2 हफ्ते के लिए, तो वो ख़राब हो जाती है स्ट्रिंग्स उसकी, क्योंकि ट्यून करके आपने उसको रखा होता है। अगर आपने गिटार को कुछ देर के लिए छोड़ना है, अबैंडन करना है, तो उसको कैसे रखते हैं? उस नहीं करना तो उसकी स्ट्रिंग्स लूज कर देते हैं ताकि ख़राब ना हो, ताकि बाद में आप निकाल लें। तो मैंने स्ट्रिंग्स उसकी लूज करके अलमारी में रख दिया। वायलिन का कवर था, उसके अंदर उसको पैक कर दिया। कीबोर्ड को भी अपने मैंने रैप करके अलमारी के अंदर रख दिया और कहा मैंने क्या था दिल में कि नाउ आई नीड अ ब्रेक, मैं तो पागल हो रहा हूँ सोच सोच के। तो आसान तरीका होता है कि आप थोड़ा सा गैप ले लें। इंस्ट्रूमेंट सारे पैक करके रख दिए, म्यूजिक रूम में जाना छोड़ दिया। उधर म्यूजिक सर देखें ये नहीं आ रहा, दोस्त मेरे देखें म्यूजिक रूम में नहीं जा रहा। मेरा एक दोस्त होता था, अभी भी है, वो डॉक्टर बन गए हैं, इस्लामाबाद में होते हैं। वो बड़ा, आप कह लें कि जिस तरह होते नहीं टॉप करने वाले बच्चे पूरे बैच में, उन डिस्टिंक्शन आनी है और किसी से कोई सोशलाइजेशन नहीं है, उस तरह का लड़का था। मैं उसको ज़बरदस्ती अपने साथ बिठाया करता था म्यूजिक रूम में कि ये मैंने नई मेलोडी बनाई है, सुनो। अब वो भी देख रहा है कि असल म्यूजिक रूम में नहीं जा रहा। अच्छा, एमयूएन का इवेंट गुजर गया और चीज़ें सारी हो गई। मैंने बाकायदा बीच में मेरा टाइम बड़ा वो डिप्रेशन के अंदर गुजरा। मैंने सर्च किया, मैंने कहा ना नेट इतना नहीं होता था उस दौर में। अच्छा, मैंने सर्च किया कि वाकईतन ये इतनी चीज़ गलत है भी कि ऐसी बस एक बात ही है, क्योंकि मुझे किसी ऑथेंटिक पर्सन ने तो नहीं कही थी। और आप मानेंगे इस बात को कि मुझे कोई आइडिया नहीं था उस वक्त तक ज़िंदगी के अंदर कि इंटरनेट के ऊपर म्यूज़िक के अलावा भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। दिमाग और किसी चीज़ की तरफ जाता ही नहीं था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे याद है मैंने सर्च किया कि म्यूज़िक इन इस्लाम। बस एक बुक मुझे मिली थी, 50 मेजर सिंस या ग्रेटर सिंस इन इस्लाम, अभी भी आपको सर्च करने की मिल जाएगी, 3 वॉल्यूम्स पर है। उसका पहला वॉल्यूम मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसके अंदर पहले जिक्र किया हुआ था उन्होंने म्यूज़िक, आप कह लें कि प्रोड्यूस करना, और उसके बाद था उसको सुनना। तो बहरहाल उसमें फिर उन्होंने कुछ बातें जिक्र की भी थी, उसके आगे रीजनिंग थी, रैशनलिज्म था, जस्टिफाई उसको किया था। बहरहाल मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने फिर और भी, अब आपने 7 साल डेडिकेट किए हो एक चीज़ को, सुबह शाम दिन रात एक करके, तो आप इतनी आसानी से उसको छोड़ नहीं सकते। तो मैंने सोचा यार चलो किसी ने कोई गुंजाइश निकाली हो। तो इतने अब आजकल तो बहुत सारा कुछ आपको डाटा और इंटरनेट पर बहुत कंटेंट मिल जाएगा, तब इतना नहीं होता था। तो कुछ लोगों को मैंने, जितने उस वक्त ज़हन में नाम आए, मैंने सर्च किया, लोग मिले, सब ने कहा जी नहीं गलत है। अच्छा, अगर ये, अच्छा सुनते 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 मैंने कहा कि अगर चले ये गलत है, फिर इस्लाम भी अगर प्रॉपरली सीखना हो तो उसका क्या तरीक़ेकार है। सर्च करते करते समहाउ ये A2 के आखिर की बात है, मैं पहुंचा जी सुनते सुनते नुमान अली खान साहब के खुतबात जुमा तक। है किसी को तारुफ? अमेरिका में होते हैं, तो उनका कुरानिक स्टडीज़ के ऊपर बड़ा काम है। उनका ऐसे 15-20 मिनट का खुतबा होता है। अमेरिका के अंदर वो ड्यूरेशन ही इतनी होती है, वेस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर भी जुमे के खुतबे की टाइमिंग की लंबा नहीं आप दे सकते। तो उनका मैं वो डाउनलोड करता था MP3 और स्कूल जाने से पहले सुन लेता था सुबह को तैयार होके। उन्होंने एक दफ़ा जिक्र किया कि आपको अरबी सीखनी चाहिए। मैंने कहा यार पाकिस्तान में कभी तसव्वुर ही नहीं किया था कि अरबी एक लैंग्वेज है जिसे सीखा जा सकता है, क्योंकि कुरान मजीद अरबिक के अंदर है और आप अरबी नहीं समझते, उसका असल एसेंस जो है किताब का वो कभी भी आप फील नहीं कर सकते ट्रांसलेशंस के अंदर। और उन्होंने उसके ऊपर कुछ मिसालें दी एंड सो ऑन। अब मेरा ज़हन इस तरफ आ गया कि अरबी को सीखा जाए। अब अरबी कहाँ पर सीखे, नेट पर कोशिश की, कुछ नहीं मिला। अब मैं थोड़ी स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, आपको अगली एक बात बताता हूँ कि उसके बाद में जो सीखने की तरफ आया, एडमिशन्स हो रहे थे यूनिवर्सिटी के लिए, A लेवल्स क्लियर हो गया। बल्कि चले उससे भी मज़े की पहली बात सुना देता हूँ आपको। मैंने कहा ना 1-2 लतीफ़े भी हैं। मैं वज़ू करता था नमाज़ पढ़ने के लिए, कभी कभी, अभी भी पढ़ता जुमा ही था, या कभी कभी बाकी भी पढ़ ली, क्योंकि कभी सीखा नहीं था कि कैसे करते हैं। अच्छा, वो एक पुरानी किताब मिली नमाज़ पढ़ने का तरीका, बच्चों ने बच्चों की नमाज। अब उसमें लिखा हुआ नमाज का तरीका, पहले हाथ इस तरह से धोएं, कुल्ली करें, मुँह धोएं। उसमें एक लफ्ज़ लिखा हुआ था पैरों को टखनों तक धोएं। अब मुझे पता नहीं था टखने क्या होते हैं। तो जब आपको ना पता हो तो आप क्या करते हैं, क्यास करते हैं। भाई हमारे दौर में क्यास होता था, खुद सोचते थे, गूगल नहीं होता था। मैंने सोचा कि शायद टखनों की हड्डी तक, मैंने घुटनों तक पाँव धोना शुरू कर लिए। मैंने 3-4 साल इस तरह वजू किया है
कि सर्दी गर्मी मैं बाकायदा नीच तक अपने पाँव धोया करता था। बल्कि कॉन्फिडेंस इतना था कि क्लास में एक लड़का, वो बचपन से नमाजी था, मैंने उसको डाउट में डाल दिया। मैंने कहा मैंने कहा आप वजू करते हुए, अच्छा वो क्योंकि एक दफ़ा स्कूल में वो फॉर सम रीज़न जोहर का टाइम हुआ तो वो वजू कर रहा था, कहता मैं जाते हुए पढ़ लेता होता हूँ रास्ते में। तो मैंने कहा तुमने वजू गलत किया है। कहता कैसे? मैं कहा तुमने पाँव ठीक नहीं धोए। कहता वो कैसे? मैंने कहा यहाँ घुटनों तक धोने होते हैं। कहता यार मैं तो बचपन से ऐसे ही धो रहा हूँ। मैं कहा आपने कभी किसी बड़े को देखा है वजू करते? अपने वालिद को देखा है वजू करते? कहता यार वो पापा गए। मैं कहता पापा को भी कभी नहीं देखा वजू करते, तो मैंने वो उसको भी मैंने कर दिया। अच्छा बहरहाल मैं आपको बात और सुनाने लगा था, तो पता इतना था सिर्फ दीन का, मैंने कुरान मजीद ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मैंने कहा नाजराना अलिफ बाता कुछ भी नहीं। हाँ, जब मैं 18 साल का था, आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड। बाज़ लोग शायद इस तरह की बातें शेयर नहीं करते, इंसल्ट फील करते हैं, मैं तो बल्कि ज़रूर बताया करता हूँ कि आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड के जब मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अलिफ बा ता सा पढ़ी थी। घर का दरवाज़ा खोला एक दिन वॉक करने के लिए, तो वही मुफ्ती साहब जो जुमा पढ़ाते थे वो वॉक करते हुए गुजर रहे थे। वो यूटर्न लेके पीछे को जा रहे, मैं भाग के उनके पीछे गया। मैंने कहा मुफ्ती साहब, वो शॉर्ट्स और शर्ट पहनी हुई थी, मैं कहा मुफ्ती साहब मैं दीन सीखना चाहता हूँ। उन्होंने पहले 2 सेकंड तो मुझे देखा, इसको क्या हो गया, भागता हुआ है, कह रहा मैं दीन सीखना चाहता हूँ। कहते कल से आ जाना, ईशा के बाद क्लास हमको लगा रहे हैं। वो क्लास ये थी, उसमें 5 बंदे थे और मैं सबसे छोटा था। कोई 40 का था, कोई 50 का था, कोई 60 का था। और हमने अलिफ बात, उनकी आला ज़र्फ़ी है कि मुफ्ती होकर भी उन्होंने इस तरह से अलिफ बे सिखाई हमें। तो उस ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे तारुफ हुआ। अच्छा उधर से एक दफ़ा मेरे घर के वो लेक्चर सुन के मैंने घर में एक दफ़ा ना शोर डाल दिया। मैंने आई फेल्ट बिट्रेड के कुरान मजीद मुसलमानों की एक किताब है। मैंने कहा यार इसको निकालें तो सही, देखें तो सही होती क्या है। मैं स्कूल से वापस आया तो मुझे याद था कि बचपन में कोई फड्डा बना था घर वालों का, तो उन्होंने कसम खाने के लिए एक चीज़ उठाई थी लाल गिलाफ के अंदर। तो मैंने कहा घर शिफ्ट किया है, इधर कुछ अलमारियों में ना ऊपर कबर्ड्स में चीज़ें पड़ी हैं। मैंने वो मेरा क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में कमरा था फ्लोर पे, मैंने देखना शुरू की तो मुझे मिल गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ मैं किस मेंटल कैलिबर में था उस वक्त। मैंने वो लाल गिलाफ निकाला, मुझे नहीं पता कि वुज़ू के बगैर नहीं हाथ लगा सकते या कुछ भी। मैंने गिलाफ खोला, रेड कलर का गिलाफ, बड़ी एक्साइटमेंट में। तो लाइट ब्लू कलर का कवर था बुक का। लाइट ब्लू कलर का कवर खोला तो लाइट ग्रीन कलर के पेजेस थे। यार बड़ी स्टाइलिश किस्म की किताब है। मैंने रखी, मैंने पहला पेज पढ़ना शुरू किया। उसका आधा घंटा मुझे लगा और आधा पेज भी मैं नहीं पढ़ सका, अगरचे अलिफ बाता सीख ली थी मैंने। तो मैंने कहा घर शिफ्ट किया है, इधर कुछ अलमारियों में ना ऊपर कबर्ड्स में चीज़ें पड़ी हैं। मैंने वो मेरा क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में कमरा था फ्लोर पे, मैंने देखना शुरू की तो मुझे मिल गया। तो मैंने कहा घर शिफ्ट किया है, इधर कुछ अलमारियों में ना ऊपर कबर्ड्स में चीज़ें पड़ी हैं। मैंने वो मेरा क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में कमरा था फ्लोर पे, मैंने देखना शुरू की तो मुझे मिल गया। आगे टेरेस नज़र आता है, तो मैं टेरेस में देखता रहता था लेट के। कभी ड्रेसिंग के ऊपर मेरा वो कुरान मजीद मुसहफ पड़ा होता था, कभी उसको देखता था, कभी बाहर में सोचता था कभी ज़िंदगी में शायद एक वक्त आए कि मैं किताब कहीं से भी खोलूँ और पढ़ूँ और मुझे समझ में आए। तो मैं सोचता था शायद कभी 70-80 साल की उम्र में वो आ जाए वक्त। मुझे बाकायदा घर से बहुत शदीद डांट पड़ी, बड़ा रिएक्शन शदीद था घर वालों का कि ऐसे निकाल के नहीं रखते कुरान मजीद को, बंद करके रखते हैं ऊपर। तो बाकायदा 2 हफ्ते ही रूटीन रही घर के अंदर ये कि मैं स्कूल से आगे निकाल देता था, अम्मा फिर उसको पैक करके ऊपर रख देती थी मुझे डांट के कि अब नहीं निकालना। तो ये मेरी रूटीन रही कुछ अर्सा। हुआ इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन जा रहे थे, अब यू हैव टू चूज़ के किस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है। तो मैंने सोचा कि घर वाले क्योंकि रजिस्ट कर रहे हैं तो मैं फैसलाबाद से निकलूँ किसी तरह से। हॉस्टल लाइफ, एक उर्दू में हमने पढ़ा था वो लेवल्स के अंदर, हॉस्टल में पढ़ाई। बच्चे की बड़ी आरजू होती है हॉस्टल में पढ़ सके, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता ज़िंदगी में। तो बहरहाल हमारी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि हॉस्टल में मिले मौका। फैसलाबाद से निकलने की कोशिश की तो सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भेजा, अप्लाई किया, फैसलाबाद के करीब करीब भी कहीं अप्लाई नहीं किया। एक यूनिवर्सिटी है कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद, वहाँ पर कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मेरा हो गया। अच्छा मुझे ख्याल है ऐसे यार कि कभी कोई एमरजेंसी बन गई, कोई मसला बन गया, मैं अकेला बेटा हूँ, कुछ भी हो सकता है ना, लाइफ है। तो मुझे ऑप्शन के लिए तो कोई फैसलाबाद के अंदर भी रखनी चाहिए ऑप्शन। तो मैंने फैसलाबाद चिनोट कैंपस फास्ट का उधर भी अप्लाई कर दिया, लेकिन बहरहाल एडमिशन मेरा हो गया, हफ्ता रह गया, मैंने इस्लामाबाद चले जाना था। कहा कि ये चीज़ें कुछ आने वाली मेडिसिन हैं, ये ले आओ। उस वक्त पैराडाइज वैली से कोई करीब मेडिकल स्टोर नहीं होता था, तो इधर आना पड़ता था अपना
केयर यहाँ पर होती थी मरहबा के थोड़ा सा आगे जाके, जहाँ पर गैलरिया बन गया है उसके साथ। अब मैं आया, मेडिसिन परचेज़ की, गाड़ी में बैठने लगा था, दरवाज़ा खोलने लगा था तो मेरी नज़र पड़ी कि ऊपर एक बैनर लगा हुआ है कि अरबिक ग्रामर सीखें डॉक्टर अब्दुल समी। और मेरी फंस गई सुई वहीं पर। मैंने नोट किया नंबर वहाँ पर, मैंने कहा यार ये सीखनी है। अब यूनिवर्सिटी में हफ्ता रह गया जाने के लिए, आई हैव नो एक्सक्यूज़। अब मैंने दुआएं करना शुरू की, मैंने कहा या अल्लाह वो फास्ट में एडमिशन भेजा था वो किसी तरह हो जाए। वो अल्लाह की तरफ से वहाँ से भी मैसेज आ गया मेरा, वहाँ पर भी अप्रूव हो गया। मेरी 1 साल रूटीन फिर ये रही कि मैं सुबह उठता था, चिन्नौर जाता था, पढ़ता था, शाम को घर नहीं आता था, 5:30 बजे छोड़ते थे वो, फिर मैं शाम को आता था कुरान अकेडमी, यहाँ पर फिर पढ़ता था। 1 साल मुकम्मल यहाँ पर जो कोर्स था डिप्लोमा का वो मैंने कंप्लीट किया। उसमें डॉक्टर अब्दुल समी साहब ने इंग्लिश के अंदर हमें अरबी सिखा दी, कुरान मजीद का तर्जुमा सिखा दिया और कुछ साइंसेस थी वो सिखा दी। बाकी फ़िक़्ह वगैरह की क्लास ही मैं बंक मारता रहता था। वज़ू करना मैंने प्रॉपर क्योंकि सीख लिया था तो उसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे। तो इस तरह से मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी के अंदर अरबी पढ़ी और इसी तरह पहली दफ़ा ज़िंदगी में कुरान मजीद पढ़ा। और बीच में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर मैंने टीचिंग भी इसकी करनी शुरू कर दी। उधर से फिर मैंने तकरीबन कोई 2 सेमेस्टर करके फास्ट मैंने छोड़ दी। फिर मैंने इधर से सिविल इंजीनियरिंग कर ली यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से। तो उसके बाद टाइम गुजरा तो डॉक्टर साहब ने फोर्स किया कि इसको पढ़ाना भी शुरू करो। तो अरबिक स्टडीज़ और तफसीर और बाकी चीज़ें बहुत सारी साइंसेज हैं पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी इंशाल्लाह ताला रमज़ान आ रहा है तो इसमें प्रैक्टिस है कि कुरान अकेडमी में तो डॉक्टर साहब 40 साल हो गए दौरा कुरान करवाते हैं। तरावियों के बाद पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह तक तर्जमे से पढ़ाते हैं। फिर वो भी मैं 4 साल हो गए मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह करवाते हुए। कुरानिक सेंटर एक बना बावडा सिटी के अंदर, है कोई आप में से बावडा सिटी का? वो आदिल तो आज तो आदिल से भी वहीं आदिल के भाई हैं बड़े एहसन, उनसे पहली दफ़ा मुलाकात कुरान अकेडमी में हुई। वो ग्रेजुएट थे फास्ट के, मैं जाने वाला था। तो इस तरह से फिर उसमें आगे बढ़ते गए। कुरान अकेडमी में फिर डॉक्टर साहब ने जिम्मेदारी लगाई कि आप आएँ अब यहाँ पर भी सर्व करने की कोशिश करें। तो हमने 2023 में अरबिक इनसाइट्स लॉन्च किया कोर्स एक। किसी तरह मेरे जैसे जो लोग हैं कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े हैं और टिपिकल एक हमें पता है कि हमारे अंदर एक मज़हब बेजारी है क्योंकि हमें गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है चीज़ों को, तो उनके लिए कोर्स हमने बनाया कि 7 महीने में वो इतनी फ्लुएंसी अचीव कर लें कि अपनी आंखों से कुरान और हदीस के टेक्स्ट को पढ़ सकें और वो अरबी में गुफ्तगू कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके 2 बैचेस निकल चुके हैं। अब मेरे एक ट्रेंड स्टूडेंट हैं, मेरे से बड़े हैं, वो भी यूटी के ग्रेजुएट, वो पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स को। फिर हमने पिछले साल एक कोर्स लॉन्च किया कुरानिक इनसाइट्स के नाम से कि चले अरबी आपको अब आ गई है, अब कुरान मजीद भी डेप्थ से पता होना चाहिए। उसमें हम पूरा अल्हम्दुलिल्लाह नास तक कुरान मजीद कवर करते हैं और फोकस हमारे सारे ग्रेजुएट्स हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं या एटलीस्ट स्टूडेंट्स तो हो उनका कैलिबर मीट करे। तो ये है जी मुख्तसर सी स्टोरी के चेंज कैसे आया, वही काम कर रहे हैं। प्रोफेशनली हमारा बिजनेस है जी, बिजनेस बैकग्राउंड है फैमिली का, तो अपना काम भी करते हैं। और आखिर में कंक्लूड करते हुए बस एक बात करूँगा कि शुरू में मैंने एक आयत पढ़ी है। आमतौर पर इस तरह के इवेंट्स के अंदर जो शुरू का तिलावत का हिस्सा होता है वो सबके ऊपर से गुजरता है, किसी को नहीं पता होता क्या बात हुई है। उसका मैं तर्जुमा आपके सामने रखना चाहता हूँ। सूरह हूद की एक आयत है, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिशन का आगाज़ किया तो जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट, इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें कि एक इंसान एक फ़िक्र लेकर उठा है, एक मिशन लेकर उठा है और पूरी दुनिया के अंदर वो अकेला है उस मिशन को लेके। हिजाज के इलाके में अरेबियन पेनिनसुला के अंदर हुजूर ने दावत का आगाज़ किया अलैहिस्सलाम। एक तरफ पर्शियन एम्पायर और दूसरी तरफ रोमन एम्पायर है। एक रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी है, दूसरी तरफ जिसको आप क्या कहेंगे मजूसी हमारे यहाँ कहा जाता है, फायर वर्शिपर्स हैं जी, हाँ जी बिल्कुल। और हिजाज के अंदर जहाँ हुजूर है वहाँ पर हर तरह के यहूदी भी हैं और बुत परस्त भी हैं। एक इंसान को अकेले को कहा जा रहा है कि अब आपने इस पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुँचाना है, आसान काम है। अब कुरान मजीद में कहा इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, नबी आपके ऊपर हम बड़ा भारी बोझ डालने जा रहे हैं, ये कोई आसान जिम्मेदारी नहीं है। इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिएगा कि ये काम जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, इसी तरह पहले और भी बहुत सारे रसूल गुजरे जिन्होंने ये काम किया और उनको ताने भी सुनने पड़े। उन तानों में से एक छोटी सी बात है जो मुझे बड़ी पसंद है, वो ये आयत है जो कुरान मजीद में मैंने आपके सामने पढ़ी। क़ालू सालेह अलैहिस्सलाम एक रसूल गुजरे हैं अल्लाह ताला के, उन्होंने जब अपनी कौम इसी तरह से दावत व तबलीग का काम शुरू किया कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, सिर्फ उसकी बात मानो, तो उनको कहा गया उनकी, अब वो सालेह अलैहिस्सलाम एक कौम के यूँ कह लें कि बड़े होनहार नौजवान थे, ब्रिलियंट थे। तो जब कोई ब्रिलियंट बच्चा होता है फैमिली में तो जैसे हमारे यहाँ भी क्या सोचते हैं, नाम रोशन करेगा, कोई कहता है CSS करेगा, डॉक्टर बनेगा,
मुझे भी सब कुछ कहा जाता था। सालेह अलैहिस्सलाम को भी गालिबन कहा जाता होगा कि हमारे कबीले का नाम रोशन करेगा। लेकिन जब उन्होंने दीन का काम शुरू कर दिया, किसकी बात कर रहे हैं हम? सालेह अलैहिस्सलाम की। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब दीन का काम शुरू कर दिया तो वो जो बड़े एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये तो हमारा नाम रोशन करेगा, तो हमारी जड़ें काटने लग गया है, हमारे बुतों को, हमारे खुदाओं को बुरा कहने लग गया है। तो वहां पर उन्होंने कौम ने कहा, कालू या सालेह, वो कहने लगे कि ए सालेह, कद कुंता फीना मरजुवन कबला हाजा, तेरे से तो हमें बड़ी उम्मीदें थी, ये तूने क्या बातें शुरू कर दी हैं? तू आज चाहता है कि हम अपने खुदाओं को छोड़ दें? कद कुंता फीना मरजुवन कबला हाजा, कि तेरे से तो बड़ी हमें उम्मीदें थी। तो ये मुझे अपनी स्टोरी की टैगलाइन फील होती है जो कुरान मजीद की आयत है कि बड़े लोगों को मायूसी भी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे खुश हैं, पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, बेगम भी खुश है मेरी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उस वक्त बहुत बातें सुननी पड़ी। तो ये याद रखिएगा कि ये ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर हमेशा से जब भी कोई शख्स सही बात पर स्टैंड लेगा, बातें आपको सुननी पड़ेंगी। हाँ, नहीं सुननी पड़ रही, दैट्स समथिंग टू वरी अबाउट, कि हर अच्छा बुरा बंदा मेरी तायद ही कर रहा है तो मुझे सोचना चाहिए कि फिर मैं क्या सही भी हूँ, ठीक है ना। तो बहरहाल जो आखिर में जाते हुए मैं एक पॉइंट आपको देना चाहता हूँ कि ये तो छोटी सी जर्नी है जो मैंने आपसे अपनी शेयर की है। आगे मुझे नहीं पता कि लाइफ कहाँ पर एंड होगी, कहाँ पर पहुँचूंगा। आप जिस एज के अंदर हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एज होती है। इन्हीं कुर्सियों पर हम भी बैठ कर आगे गए हैं तो बड़ी अच्छी तरह पता है कि थॉट प्रोसेस क्या है। हर तरह के बच्चे हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट्स होंगे, कुछ इंट्रोवर्ट्स होंगे आप में से, कुछ एक गिटारिस्ट होंगे, म्यूजिशियंस होंगे, कुछ को और तरह के शौक़ होंगे। तो ये दौर बड़ा एक पैशन का शौक दौर है, टीनेज क्रशेस का दौर है। टीनेज से तो गुजर गए होंगे आप में से बहुत सारे। तो मैं याद करता हूँ अपना टाइम, तो हमें भी सब कुछ याद आ जाता है, बहुत कुछ होता था। तो शायद बेगम भी रिकॉर्डिंग सुने तो आगे मज़ीद क्रश वाली बात नहीं मैं करूँगा। तो सब कुछ होता है इस दौर में। लेकिन एक चीज़ सिर्फ मैं आपको रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ, देखिएगा आप मेरे सब भाई बहन हैं, हम असल में कई दफ़ा एक लाइफ इमेजिन कर रहे होते हैं कि आई वॉन्ट टू लिव दिस, या मैं ये यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, ठीक है। असल में वो लाइफ नहीं होती। हमारे जहन के अंदर अगर आप ईमानदारी से अपना जायज़ा करें, इंट्रोस्पेक्शन हो प्रॉपर तरीके से, वो कुछ मोमेंट्स होते हैं जो आप गुजारना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप चाहते हैं भाई मैं फ़लानी गाड़ी जो है वो मुझे मिल जाए, तो आप उस पूरे प्रोसेस को नहीं इमेजिन कर रहे होते कि मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, जॉब करूंगा, बिजनेस करूंगा। आप सिर्फ वो जो मोमेंट है कि मैं ड्राइव कर रहा हूं उस कार को, अब वो इमेजिन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह कई दफ़ा मटेरियल चीज़ नहीं होती, कोई शख्सियत है, आप उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप उस शख्सियत के सारे वो अगली पिछली बातों को इमेजिन नहीं कर रहे होते। आप सिर्फ क्या इमेजिन कर रहे होते हैं, वो कुछ मोमेंट्स हैं कि बैठे होंगे आंखों में आंखें डाल के उसकी जुल्फों को देख रहे हैं, वो मोमेंट्स होते हैं कुछ सिर्फ। इनके इंसान है, उसके आगे पीछे बीमारियां भी हैं, तकलीफ़ें भी हैं, गंदगियां भी हैं, और उसकी फीलिंग्स हैं, उसकी फैमिली है, बहुत कुछ है, ठीक है, मसाइल है ज़िंदगी के। तो बसा औकात कुछ सिर्फ इमेजिनरी मोमेंट्स होते हैं हमारे, जिनको हम अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं, और उसके साथ साथ फिर बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। रियलिटी चेक्स जब लाइफ में मिलते हैं फिर बड़ा इंसान जो है वो मायूस होता है। साइकोलॉजिस्ट हैं इब्राहिम, मेरे दोस्त हैं, कोलीग हैं, कुरान अकेडमी में इंस्ट्रक्टर भी हैं, सीरा पढ़ाते हैं, तो इनसे कभी डिस्कशन होती है साइकोलॉजी पर, बहुत कुछ इनसे सीखता हूँ। तो डिप्रेशन के अंदर इंसान फिर जाता है, उसकी बेसिक रीजंस में से एक ये भी है कि आपने स्टैंडर्ड्स इतने अनरियलिस्टिक अपने सेट कर लिए होते हैं कि बाद में फिर शदीद मायूसी होती है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रीजंस लव मैरिजेस क्यों नहीं चलती, इसीलिए कि पहले एक फेरी टेल में है लड़का लड़की, उसके बाद जब शादी हुई तो प्रैक्टिकलिटी जो सामने आती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, और आप वो अपनी इमेज मेंटेन नहीं कर पाते, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, लड़कियाँ हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लव ना करें या मैरिज ना करें, दोनों काम करें, लेकिन प्रैक्टिकलिटी को कभी नज़रअंदाज ना करें। तो बस इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा कि आप जिस एज के अंदर है, जी मैं लेता हूँ क्वेश्चन इंशाल्लाह भी, कि आप जिस एज के अंदर हैं अपनी लाइफ को तसल्ली से सोच लें कि वेयर डू यू वांट टू एंड योर लाइफ। ज़िंदगी आपने भी गुजारनी है, मैंने भी गुजारनी है, एथियस्ट ने भी गुजारनी है, मुसलमान ने भी गुजारनी है। पर्पज़ नहीं अगर आपके पास, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। मेरा एक कज़न था, वो मुझे कहता कि जी मैं पर्पज़ ऑफ लाइफ है कि मैं डॉक्टर बनना है। मैंने कहा बन जाओगे, वो बन भी गया है, थ्रू आउट स्कॉलरशिप के अंदर पढ़ा है, PMC के अंदर 10 रुपये मेरा फीस उसकी आती थी, पंजाब कॉलेज में भी जब पढ़ता था, आगे भी इसी तरह। मैंने कहा बन जाओगे, लेकिन ये पर्पज़ आपका सही नहीं है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ज़रूर बनो, लेकिन जब आपने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, दैट्स पर्पज़ ऑफ माई लाइफ, इशू कब स्टार्ट होगा, जब आप डॉक्टर बन जाओगे। पर्पज़ तो अचीव हो गया, अब क्या करना है फिर, तो क्या सुसाइड करना है अब आगे, आप पर्पज़ तो खत्म, अचीव हो गया, खत्म होगी स्टोरी फिर। तो पर्पज़ इतना लोअर सेट ना करें।
आपको अल्लाह ताला ने, मुझे अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक बनाया है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को, आदम की औलाद को बड़ी इज्जत से नवाजा है। तो पहचानने के अल्लाह ताला ने आपको क्या चीज़ बनाया। जब आपको अपनी पहचान होगी, अपनी कदर होगी कि मैं छोटी, अच्छा जब मैंने म्यूज़िक छोड़ा, मैंने सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा, आज मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं, मैं आपको हदीसें सुना सकता हूँ, आयतें सुना सकता हूँ, फतावा कोट कर सकता हूँ। मैं यहाँ फतवा देने नहीं आया कि म्यूज़िक क्यों गलत है, उसके क्या क्या नुकसानात हैं। लेकिन जब मैंने छोड़ा था उस वक्त इस वजह से तो नहीं छोड़ा था कि मुझे वो हदीसें आती हैं या आयात पता है। उस वक्त क्यों छोड़ा था कि यार क्या मेरी ज़िंदगी बस इतनी सी है। मैं सोचता होता था कि चलो सपोज करें, मैं आपको भी कहता हूँ आप सपोज करें, मैं भी खुद भी एक्सरसाइज करता था, जैसी आप जिंदगी चाहते हैं परफेक्टली वैसी गुजरती है। अगरचे होता नहीं ऐसे, अप्स एंड डाउन लाजमी आते हैं, लेकिन जैसी आपने चले सोची आज तक वैसी आपकी लाइफ गुजरती है आपकी। व्हेन यू आर ऑन योर डेथ बेड, आपके बच्चे भी होंगे, हो सकता है पोते पोते नवासियां भी हों, अगले जनरेशन होगी। व्हाट लेगेसी आर यू लिविंग फॉर देम? ये थी वो असल में थॉट के जिसने फिर ट्रिगर किया कि मैं वापस कभी नहीं गया। दिल करता है, मुझे 3-4 साल ख्वाब आते थे कि म्यूजिक की बेस की वजह से धमाके से मेरी आंख खुलती थी, लेकिन दिल भी करता था नहीं वापस गए कभी। क्यों? कि यार आई एम नॉट मेंट फॉर समथिंग टू लो, कि जिंदगी अल्लाह ताला ने दी है तो कुछ बड़ा करके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अपने लाइफ के एम्स को, गोल्स को, मिशंस को डिवाइस करें, प्लान आउट करें कि आप करना क्या चाहते हैं। एंड द मोमेंट यू लीव दिस अर्थ, अल्लाह ताला के इनकारी बहुत सारे दुनिया में पैदा हुए हैं, मौत का कोई इनकारी नहीं गुजरा, मरना तो सबने है, इनएविटेबल ट्रुथ है। तो जब आप इस दुनिया से जाएं तो आपने क्या लेगेसी छोड़ी है? ये बस एक छोटा सा एक फूड टू पॉन्डर है, ये आपको मैं देकर जा रहा हूँ। बाकी इसके बाद इंशाल्लाह आप में से कोई अगर कोई बात करना चाहता हो, कुछ शेयर करना चाहता हो, क्वेश्चन करना चाहता हो तो मोस्ट वेलकम। मेरी गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म हुई, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी आपने हाथ खड़ा किया जी। ये तो मतलब हज़ारों सालों से एक डिबेट चल रही है कि म्यूजिक अलाउड है कि नहीं अलाउड। उसमें तो हमने कौन सा भी 15-20 मिनट की बात करके फाइनल तो नहीं डिसाइड कर सकते। मेरा सवाल ये है कि आपने जिक्र किया कि मैंने अभी तक गिटार वगैरह रखा हुआ है, वो रखने की वजह क्या है कि वो आपने दिया क्यों नहीं किसी को? क्या वो एक मेमोरी है? मैं बताता हूँ, जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो मेरे घर वालों ने कहा जी इनको नहीं बजाना तो इतने महंगे पड़े, इनको सेल आउट कर दो। मैंने कहा मैं किसी को सेल करूंगा वो भी वही काम करेगा जो मैंने कितने लड़कों को दिलवाए हैं, खरीदवाए हैं कि भाई फारग फिरते हो और म्यूजिक रूम में आओ, इसके सीखो इसको, वो यूनिवर्सिटी में जाके बजा रहे हैं अभी भी। तो मैं छोड़ चुका हूँ। तो रखे जो मैंने हुए वो वैसे मैंने ख़राब कर दिए थे, उनको डैमेज कर दिया था, रख दिया था। सेल इसलिए नहीं किए मैंने कि एक तो उससे जो इनकम होगी मैंने समझा कि वो जायज़ नहीं होगी, इसलिए फिर मैंने उनको सेल आउट भी नहीं किया। इसलिए वो स्टोर में रद्दी पड़े हुए हैं, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन जी किसी का? ठीक है जी। गुफ्तगू मैं बीकन हाउस की मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली आदिल का, सर हसन का और सबका जिन्होंने इस इवेंट को, इस स्पीच को, टॉक को अरेंज किया, मौका दिया मुझे आपसे गुफ्तगू करने में। मुझे अपना बचपन याद आ गया और भी बहुत कुछ याद आ गया। एक सवाल है जी जी प्लीज़। आपने ग्रेजुएट कब किया था? बीकन से 2018 में A-levels मेरा कंप्लीट हुआ है। 2008। छोटे हो? बिल्कुल छोटा हूँ सर। मैं लगता हूँ उम्र में 25 नहीं 26 का हो गया हूँ अभी जनवरी के अंदर, इतना बड़ा नहीं हूँ मैं। ठीक है नहीं, मैं बाकी सोच रहा आपने 2011-12 में किया था। नहीं जी। मैं 5 समझ लिया। ठीक है जी। आई एम 26 ईयर्स और अल-यौमा नस्तती अन नतकल्लम बिल अरबिया। तसव्वुर नहीं कर सकता था मैं कभी कि किताब पूरी समझ में आएगी। आज मैं अरबी समझ भी सकता हूँ, बात भी कर लेता हूँ। और वो जो आपको मैंने बताया था ना, कुरान मजीद को देखकर सोचा करता था कि कभी शायद ज़िंदगी में समझ में आए, तो अब हर साल पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी अल्हम्दुलिल्लाह के हर्फ समझ में आता है। तो एक माइलस्टोन है। मैं आप सबको भी दावत दूंगा कि आप भी कम से कम ज़िंदगी में एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर करें। बल्कि चलें, आपने पूछे एक बात शेयर कर ही देता हूँ अंदर की और आपसे। एक दफ़ा सुना था किसी की ज़ुबान से कि जो शख्स कुरान मजीद को पढ़ ले उसको दुनिया के किसी म्यूज़िक में मज़ा नहीं आता। एंड आई थॉट कि यार ये तो बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, कैसे हो सकता है? म्यूज़िक में इतनी वैराइटीज़ हैं, ये है वो है, एक किताब को कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं? तो मैंने शुरू किया उसको पढ़ना जस्ट इन क्यूरियोसिटी के, चलो देखते तो हैं, समझ आई तो पता चल ही जाएगा, गलत हुआ तो भी पता चल जाएगा। वो दिन था और आज का दिन था अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट। बात वही है कि बात हलाल हराम की नहीं है, कि मुझे इतना ग्रेटर पर्पस मिल चुका है कि अब उसमें मेरे लिए कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। ठीक है ना, मैं आज भी चीज़ें जानता हूँ, मैं सिखा भी सकता हूँ म्यूज़िक, लेकिन उसके बाद क्या? मुझे आपकी ये बात अच्छी लग रही है कि आप ना इस पे नहीं फोकस कर रहे कि म्यूजिक हराम है।
उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, फोकस कर रहे हैं कि इधर फायदा कोई नहीं। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। इसकी वजह है ये बड़ी एक अहम और सेंसिटिव बात है। देखिए समझिएगा, हम में से कितने लोगों को पता है कि नमाज 5 वक्त फर्ज है? कोई मुसलमान नहीं पाकिस्तान का। पाकिस्तान में पढ़ते कितने फीसद मुसलमान है? हार्डली, मेरा ख्याल 2-3% भी शायद ना हो। बाजमात निकालें तो वो भी 1% भी नहीं रहेंगे। तो सिर्फ आपको उसकी रिलीजियस रूलिंग पता होना कि बाय लॉ चीज सही है या गलत है, वो इंसान को चीज कुछ करने पर आमादा नहीं कर सकती। ठीक है, उसके लिए आपको ग्रेटर पर्पस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। तो पैदा मुसलमान हो, सबको पता है कि ये चीज हलाल है, ये हराम है, लेकिन हम सब कुछ करते हैं, वो सारा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, उनकी सिफत बयान की कुरान मजीद के अंदर कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि जो तरतीब हमें सिखाई गई है दीन के अंदर, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एक्शन प्लान दिया गया वो क्या था कि कुरान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक्शन प्लान क्या था कि कुरान मजीद की आयतें पढ़कर लोगों को सुनाएं। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि लोगों का तज़किया होगा, उनके दिल साफ होंगे, उनके ज़हन साफ होंगे। नंबर 1, कुरान की आयतें लोगों को सुनाएं, उनसे उनके दिल साफ होंगे। उसके बाद उनको तालीम दें, दीन की शरीयत और हिकमत सिखाएं। हमारे यहाँ तरतीब क्या है? कोई मुसलमान जब होता है, किसी दौर में कोई मुसलमान होता था, सबसे पहले कहते थे भी अब अरबी सीखो, अपनी आंखों से कुरान पढ़ो। जब उसने पढ़ लिया, वो सारा कुछ खुद ही करता है। ठीक है, हमारे यहाँ तरतीब उल्टी हो गई। अब जब कोई दीन की तरफ आता है, सबसे पहले उसको कितने सारे हलाल डूज एंड डोंट्स हम बता देते हैं। उसके अंदर भी ईमान तो पैदा ही नहीं हुआ कि वो उनको करने के लिए उसमें मोटिवेशन होती। तो असल चीज़ ये है, कुछ भी ना करें आप, कोई चीज़ ना छोड़ें। दुनिया की कितनी किताबें हम पढ़ते हैं, अगरचे वो आप पढ़ने का ट्रेंड उस तरह रहा तो नहीं है, लेकिन कितना कुछ पढ़ते हैं। एक दफ़ा कुरान मजीद भी गो थ्रू कर लें, बाकी आपको खुद समझ आ जाएगी क्या करने के काम है, क्या नहीं करने के काम है ना। एक तो हमारे नेगेटिव सेंस में लफ्ज़ यूज़ होता है ना, ब्रेन वॉशिंग। मैं पॉजिटिवली कहा करता हूँ कि वाकईतन आपका ब्रेन और हार्ट सब कुछ वॉश हो जाता है। तो बस ये वजह है कि मैं फतवों के मुफ्तियों की कोई कमी है। आपको पता है पाकिस्तान में एक साल में कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं एज आलिम दीन मदारिस से? रफ आइडिया फिगर का लगाएं कोई तुक्का। 50 लाख से ज़्यादा। ठीक है ना, 5 से ज़्यादा हमारे यहाँ बोर्ड्स हैं जो उलमा प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हर साल 50 लाख लोग आलिम बन रहे हैं सो कॉल्ड। मसला ही नहीं कि हम उन पे क्रिटिसाइज करें या उनको बुरा भला कहें। हु इज समवन के मैं क्यों किसी को ये क्रिटिसाइज करूं कि मेरे हालात कैसे हैं? मैं मुसलमान हूं, मुझे खुद पढ़ना चाहिए, मुझे खुद पता हो। ठीक है ना, व्हाई शुड आई रिलाई ऑन समवन एल्स? अगर अल्लाह ताला ने मुझे दिमाग दिया है, मैं म्यूजिक खुद सीख सकता हूं, तो मैं अपना दीन भी खुद समझ सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो किसी को बुरा कहने के बजाय हम खुद एफर्ट करें। बाकी चीज़ें खुद से सीखी हैं, ये भी खुद से सीखने की कोशिश करें। ऑब्वियसली यू विल नीड अ टीचर। आप दुआ करें अल्लाह वो भी आपको मिले। अब तो इंटरनेट पर इतना कुछ मिल जाता है आपको, तो सीखें। सिर्फ फतवा सुनने के बजाय क्रिटिक जहां पर हो रही होती है, मैं तो वीडियो ही बंद कर देता हूँ, जिसने ये ऐसा है वो ऐसा भी, मेरा क्या लेना देना किसी से। मैंने आज मर जाऊं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इब्राहिम अच्छा था या बुरा था? ठीक है ना, मेरे लिए मेरा दीन कुरान मजीद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें वो ज़रूरी हैं, तो वो सीखें। यही मैं आप सबको भी रेकमेंड करूँगा। ठीक है, फिर आप, अच्छा एक और बात आपने शायद अभी मैं जिक्र कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर सोसाइटी है, पाकिस्तान एथीस्ट सोसाइटी। किसी को है तारुफ उसका? नाम सुना है। पाकिस्तान उसके अंदर ऑलमोस्ट नहीं बल्कि 10,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये वो हारिस सुल्तान वाली? हाँ जी। कितनी जी? 10,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं। वो स्टूडेंट्स, वो नौजवान, वो बच्चे बच्चियाँ जो कहते हैं कि हम क्या हैं, एथीस्ट हैं, उनके अपने आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला वैसे मैं कुरान अकेडमी में स्टार्ट कर रहा हूँ, जिदाल क्लब स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आए एथिस्ट आए, स्केप्टिसिस्ट आए, अपनी बातें रखें, हम उनको, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स रखें, हम अपने उनको जवाब देंगे। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि जिसका ऑलरेडी जवाब ना दिया जा चुका हो। सिर्फ मसला ये कि वो ऑलरेडी सारा कुछ आर्काइव्ड है, लेकिन अरबिक के अंदर आर्काइव्ड है, उसको हमारी ज़ुबान में लाने की ज़रूरत है। वही सारे पुराने एतराज़ात हैं, दुनिया में फिर जुल्म क्यों है इतना, खुदा है तो फिर ये क्यों है, तो वो क्यों है। तो सामने बैठे तो मेरा ख्याल 5 मिनट से 6 मिनट उसको चढ़ने नहीं दूंगा, सारी बातों के जवाब मिल जाएंगे। क्यों? मेरे ऊपर कोई वही नहीं उतरी। कुरान मजीद जिसने अपनी आंखों से पढ़ा है, मैं चाहकर भी रिवर्ट नहीं कर सकता। देखें, 2 चीज़ें अलग होती हैं। एक मेरा अमल है, मैं अपने अमल में कमज़ोर हो सकता हूँ, मैं पीछे को जा सकता हूँ, नमाजों में सुस्ती कर सकता हूँ, एंड सो ऑन, सब कुछ हो सकता है। लेकिन
मैंने क्योंकि अपनी आंखों से पढ़ लिया है कि कुरान अल्लाह की किताब है और जो बातें वो करता है वो पॉसिबल नहीं है कि अल्लाह के सिवा कोई और कर ले, अब मैं चाहकर भी उसे पीछे मुंह नहीं मोड़ सकता। मैं अपने अमल को छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं उसको रिफ्यूट चाहकर भी नहीं कर सकता कि ये गैरुल्लाह की तरफ से पॉसिबल भी है। तो ये ईमान और यकीन ये पॉसिबल ही नहीं है आप में पैदा हो जब तक आप अपनी आंखों से क्या ना पढ़ लें। और अपनी आंखों से मतलब है कुरान को उसकी अपनी ज़ुबान में पढ़ें, अरबी के अंदर पढ़ें। अभी आप सारे माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक्स के अंदर इन है, अभी आपके लिए बहुत आसान है। जहन जो आपका ऑलरेडी वर्किंग के अंदर है, पढ़ रहे हैं, तो अपनी इसको पार्ट टाइम सब्जेक्ट के तौर पर, हॉबी के तौर पर, या एटलीस्ट जैसे मैंने किया था क्यूरियोसिटी के तौर पर अडॉप्ट करें। ठीक है ना। वो मुसलमान बच्चे ये सारे के जो क्या हुए हैं, एथीस्ट हुए हैं। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कभी कुरान मजीद अपनी आंखों। अच्छा, सबसे मजे की बात एक और कि जब आप अपनी आंखों से दीन को पढ़ेंगे आपको कोई बंदा मिसलीड नहीं कर सकता। मैं एक दफ़ा एक मस्जिद में जब मैं जुमा पढ़ा करता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने की जिम्मेदारी है। आप ज़रा इमेजिन करें कि मेरे ख़ानदान में आज भी जुमा पढ़ने का कॉन्सेप्ट नहीं है। कहता रहता हूँ कज़न्स को, बड़ों को, कोई नहीं पढ़ता। मैं अपनी फैमिली में इतना एक्सट्रीम वन ऑड वन आउट हूँ कि मैं उल्टा पढ़ा रहा हूँ जो मैं खुतबा दे रहा होता हूँ। बाद में आपसे शेयर जो करने लगा था, एक दफ़ा पहले जब खुतबा नहीं देता था, एक दफ़ा जुमा पढ़ने की जगह पर गया मस्जिद में, घर के पास ही थी कहीं आगे चल के। मैं बैठा हुआ हूँ मस्जिद में और इमाम साहब, एक हमारे यहाँ जो टिपिकल एक अंदाज होता है कि टॉप ऑफ हिज वॉइस जो कुरान मजीद में रोका गया है, इन्ना अनकर लस्वाती लसौतुल हमीर। लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की थी कि वगदुन मिन सौतिक, बेटा अपनी आवाज़ को धीमा रखा करो। आवाज़ों में जो सबसे बुरी आवाज़ है वो गधे की होती है। तो मैं क्या करता हूँ, क्लासरूम में गधे ना बने, इंसान बने। वो अपनी टॉप ऑफ वॉइस वो अपना खुतबा दे रहे थे और उन्होंने बात क्या की कि बुखारी शरीफ की रिवायत है। मैं तो बड़ा आहिस्ता कह रहा हूँ, वो और तरह कह रहे थे, जिस शख्स ने मिलाद मनाया उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। और लोगों ने सुभान अल्लाह के नारे लगाए और मैं पीछे बैठा सोच रहा था, मैं हुस्न ज़न रखता हूँ कि उन्होंने झूठ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने वो किताब पढ़ी भी नहीं है। उन्होंने सुना होगा किसी से और उन्होंने बात आगे कोट कर दी। अगर मैं यहाँ पर अभी कह दूँ कि भाई ये कोई हदीस नहीं है, सारे मुझे मारने को दौड़ेंगे, पकड़ लेंगे मुझे गर्दन से, तुमने जुर्रत कैसे की है। वो सब डिसीव हो गए, मैं नहीं हुआ। क्यों? मैंने अपनी आंखों से दीन को पढ़ा हुआ है। तो आप अपनी आंखों से जब इंशाल्लाह अपने दीन को पढ़ेंगे, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा, आपकी वैल्यूज़ इंशाल्लाह ताला सेट होंगी। काफ़ी है जी, मेरा ख्याल बहुत बातें हो गई हैं। कोई बात किसी की तरफ से मजीद तो नहीं है? चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर योर टाइम, जज़ाकल्लाह।